बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी हम लोगों की अच्छी गुज़र गई है और ये ईद से चौथा दिन है। और अभी मैं सुबह सोकर उठी थी, सारे सो रहे थे, मुझे कुछ काम करना था तो मैंने कहा सारे सोए हुए हैं तो उनके सोए सोए जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। जब सो रहे होते हैं सारे तो मुझे काम करने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं होता और काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने शाम में बस छोटा सा बारबेक्यू घर में अरेंज किया था। अम्मी लोगों से कहा था कि आप लोग आ जाएं, तो उसके लिए मुझे मीठा बनाना था और मीठे में मैं बना रही हूँ फ़ालूदा। बारबेक्यू का एक मस्ट आइटम है फ़ालूदा। फ़ालूदा ना हो तो बारबेक्यू का मज़ा ही नहीं आता। फ़ालूदा और तरबूज़ दो चीज़ें, ये दो चीज़ें ना हो तो लगता है बारबेक्यू नहीं हुआ। तो उसके लिए जो है मैं दूध को बॉईल करूँगी। फिर मेरे जहन में आया कि अंदर तो बहुत टाइम लग जाएगा दूध को बॉईल करते हुए, तो मैं बाहर वाले चूल्हे पे जाके उसको पका लेती हूँ क्योंकि उससे मुझे कुक करना था। और ये आप लोगों को याद है मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया था कि हमने कद्दू लगाए हुए हैं और उसकी बेल बढ़ नहीं रही है। उसको हमने पार्ट से निकाल के तो ज़मीन में लगा दिया था, उसकी थोड़ी देखभाल की, उसको खाद वगैरह डाली, तो अब माशाल्लाह दोनों बेलें जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ये मुझे अम्मी ने मूली दी थी, उसका वो जो टॉप वाला हिस्सा काट के कि ये ज़मीन में लगा दो तो फिर ये मोंगरे बन जाएंगे, तो वो भी निकलना शुरू हो गया था। और टमाटर के ऊपर फूल लग गया लेकिन टमाटर का पौधा बड़ा नहीं हुआ। और मिर्चों पे भी मिर्चें लग रही हैं लेकिन मिर्चों का पौधा नहीं बड़ा हुआ। पता नहीं अब ये दोनों की किस्म कोई ऐसी है कि इन्होंने बड़े ही नहीं होना। लेकिन मुझे कद्दू का बहुत इंतज़ार था और बहुत शौक़ था कि ये जल्दी जल्दी बड़ा हो, इस पे कद्दू लगे। अभी तक इस पे फल नहीं लगना शुरू हुआ। अच्छा, तो फ़ालूदा बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया था। मैंने लजीज़ा का जो रबड़ी फ़ालूदा मिलता है मैं उससे फ़ालूदा बनाती हूँ, लेकिन मैं उनकी रेसिपी फ़ॉलो नहीं करती। वो उसमें कहते हैं कि आप 1 लीटर दूध में 1 गिलास पानी डालें। मैं पानी नहीं डालती। मैं जैसे 1 लीटर दूध था, मैंने उसमें मैंने 2 लीटर दूध ले लिया, उसको डबल करके, तो फिर मैंने उसको पकाया। मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका तकरीबन ये हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाएगा, मैं तब तक इसको पकाऊंगी। और ये गिरने से मैंने उबल के गिरने से मैंने इसको बचा लिया था। बड़ी जल्दी जल्दी मैंने साइड पे कर लिया था, वरना तो बहुत काम बढ़ना था। अच्छा, बाहर हवा बहुत ज़्यादा थी तो आँच जो है कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, तो फिर मैंने कुर्सी रख ली, कुर्सी के ऊपर तौलिया रख लिया कि वो उसको जो है कि हवा रुक जाएगी और आँच को जो है वो हवा लगेगी नहीं। तो ये वाला फ़ालूदा है जो मैंने यूज़ किया है, रबड़ी फ़ालूदा, बहुत मज़े का बनता है। ये मैं हमेशा बनाती हूँ लेकिन उनकी रेसिपी नहीं फ़ॉलो करती और बहुत बहुत मज़े का बनता है। इसको अगर आइसक्रीम, मैं यूजुअली इनकी लजीज़ा वालों का जो वो कुल्फ़ा वाला है वो भी घर में बना लेती हूँ उसके साथ, और फिर हैगन-डाज़ की आइसक्रीम ले आएँ, उसके साथ बहुत मज़े की बनती है। और ये तो एक दिन पहले हमने प्लान किया था, बल्कि हाँ जी, 1 दिन पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि बारबेक्यू करते हैं, तो मैं वो कुल्फ़ी नहीं बना सकती थी तो सिर्फ़ मैं हैगन-डाज़ के ले आई थी। अब इसमें डाल के भी पैकेट को, तो इसको भी पकाऊंगी, काफ़ी देर इसको पकाऊंगी कि ये तकरीबन 1 लीटर रह जाए। अंदाज़े से बनाया था, साइडों से इसको स्क्रैप करती रही थी, कोशिश बहुत की थी कि स्क्रैप करूं, लेकिन कुछ रह गया, कुछ स्क्रैप हो गया। और एक और चीज़ जिसका मैं ध्यान रखती हूँ, जो कि मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, कि वो सालन वाला चम्मच जो है या जो भी लकड़ी का जो चम्मच है सालन वाला, वो मीठे के लिए नहीं हम लोग यूज़ करते। मीठे के लिए अलग से रखते हैं और सालन के लिए अलग से रखते हैं। तो इतना मज़ा आ रहा था, सुबह बाहर कोई भी नहीं जाग रहा था, मौसम भी अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, मैं बाहर बैठ के तो इंजॉय करती रही और फ़ालूदा बनता रहा। मेरे पास ये कंडेंस मिल्क और क्रीम पड़ी हुई थी क्योंकि मैंने एक दिन पहले ये कंडेंस मिल्क तो ईद का पड़ा हुआ था और क्रीम जो है वो मैंने मलाई टिक्का को मसाला लगाया था उसमें से बची हुई थी, तो वो दोनों मैंने जब ये ठंडे होगी तो इसमें मैंने ऐड कर दिए थे। ऐड करने के बाद मैंने इसको विस्कर से अच्छी तरह विस्क कर लिया था ताकि क्रीम के अगर कोई लम्प्स हैं बीच में तो वो मिक्स हो जाएं।
और फिर उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था कि ठंडा हो जाए। फ्रिज में मैंने सबसे नीचे वाला खाने में सबसे पीछे करके रखा था, कहते हैं वो कूलेस्ट प्लेस होती है। और ये एक दिन पहले मैंने सारे चिकन को मसाला लगा के रख दिया था और फिर मैंने इसको सुबह बाहर निकाल दिया था ताकि ये शाम तक, जब तक हमने बनाने हैं तब तक रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे और फिर कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और फिर साथ में मुझे वाटरमेलन काटना था और हनी ड्यू काटना था, वो मैंने काट के रख लिया। और जब ये बारबेक्यू का टाइम आया तो याद ही नहीं रहा निकालना। जब आलमोस्ट सारे बहुत एंड में जाके मुझे याद आया था कि कोई फ्रूट तो निकाला ही नहीं है। हमेशा मेरे साथ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ पीछे रह जाता है। तो अब सुबह हो गई थी, सुबह तो ऑलरेडी हुई थी, बाकी सबकी सुबह हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सब उठना शुरू हो गए थे, सबको नाश्ता चाहिए था। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और चाय बनाने के बाद मैंने बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे और मेरा अपना भी दिल किया पराठा खाने को, तो मैंने अपने लिए भी फिर पराठा बना लिया था, क्योंकि फिर दिन में मुझे पता है कि बाकी टाइम मिलना नहीं था खाना खाने का और जहन से भी निकल जाता है जब बिज़ी हूँ जी, कुछ खाना भी है, फिर समझ नहीं आती सर में क्यों दर्द है। बस मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए पराठे बना लूँगी। पराठों के साथ मैंने उन लोगों को अंडा फ्राई करके दे दिया था और अपने लिए भी मैंने अचार और अंडा फ्राई ले लिया था। बहुत मज़ा आता है अचार और फ्राइड एग के साथ पराठा खाने का। पराठे का मज़ा घर के बने हुए मक्खन और अचार के साथ भी बहुत आता है। कभी कभी जो है मैं इस तरह के चस्के लगा लेती हूँ। और अब बस सारे आ गए थे, दिन शाम का टाइम हो चला था और अफरा तफरी मची हुई थी। जब तक मैं बाहर आई तब तक आधा बारबेक्यू डन हो चुका था। कुछ मैंने चिकन लेग्स को मसाला लगाया था, बिहारी बोटी बनाई थी और मलाई टिक्का बनाया था और उसके अलावा साथ चावल बनाए थे, बीफ कीमा पुलाव बनाया था और उसके साथ चटनी चाट बनाई थी। जैसे रेगुलर चाट बनाते हैं योगर्ट वाली, वो बना के तो उसमें मैंने पुदीने की चटनी ऐड कर दी थी। वो बहुत मज़े की लगती है, तो मैं बारबेक्यू पे मस्त बनाती हूँ। वाटरमेलन भूल गए थे, फिर एंड में लेकर आए थे। ये ईद की फिरनी का एक डोंगा बच गया था, वो था। मीठे में केक था और ये वो फालूदा था आइसक्रीम के साथ, इसको सर्व किया था। हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ बैठ के बात करते रहे थे। मुझे एक्चुअली ठंड लगना शुरू हो गई थी। रात को इतना अच्छा मौसम था, बाकी सबको तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत ठंड लगना शुरू हो गई थी। और लेकिन फिर भी हम लोग बाहर बैठ के मज़ा करते रहे और चाँद इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने कोशिश की थी कि मैं कैप्चर करूं, लेकिन उसकी खूबसूरती बिल्कुल कैप्चर नहीं हो सकी। तो अब ये सुबह का टाइम है, दूसरी मॉर्निंग है, तो मुझे अपने बेटे को लेके जाना था डॉक्टर के पास। उसकी सर्जरी क्लियरेंस थी, मैंने बताया था ना आप लोगों को, उसका डेंटल वर्क का। तो उससे पहले डॉक्टर्स ने मेक श्योर करना होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी। ये बस उनका एक प्रोटोकॉल है कि डॉक्टर के पास जाके पेपर वर्क करते हैं कि हाँ जी सब कुछ ठीक ठाक है। और वहाँ से वापस मैंने उसको घर छोड़ा और फिर मुझे टारगेट जाना था। तो टारगेट तो हम लोगों के लिए ऐसे ही है जैसे हाला जी का घर है। वो पता है बचपन में हाला के घर जाने का बहुत शौक़ होता है कि हाला की तरफ जा रहे हैं, तो बस वो कुछ ऐसा ही हाल हम लोगों का होता है टारगेट को देख के। दिन में 10 भी चक्कर टारगेट के लगाने पड़ जाएं तो चेहरे पे स्माइल ही रहती है, वरना इस गर्मी में निकलने का किसी का भी दिल नहीं करता। लॉकडाउन के दिनों में टारगेट ने हमारी सैनिटी को बरकरार रखने में बड़ी, मुझे लगता है कि हेल्प की है, क्योंकि जैसे सारे स्टोर्स ने लिमिट लगा दी हुई थी चीज़ों पे और डिफरेंट स्टोरों पे जाना पड़ता था चीज़ लेने के लिए, कि एक चीज़ से तो गुजारा होता नहीं था। और कोशिश होती थी कि वीक की एक ही दफ़ा बंदा चीज़ ले ले, फिर वीक के बाद निकलना पड़े। तो तब टारगेट से जब पानी, अंडे, दूध वगैरह लेने जाया करते थे तो लेके वही चीज़ वापस आते थे जो लेनी होती थी। लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा फ़ील होता था कि इन लोगों ने अपना लेआउट इस तरह बनाया हुआ है, गॉड नोज़ इनकी स्ट्रेटजी क्या है, कि यहाँ जाके बहुत अच्छा फ़ील होता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, वो सारे लोग जो कि टारगेट पे शॉपिंग करते हैं वो भी यही कहेंगे कि ऐसा ही फ़ील होता है। और ये बच्चियों के सेक्शन में मैं देख रही थी, मैंने बेटी के कुछ ड्रेसेस लिए थे, तो उसमें से एक ड्रेस बड़ा था, उसका साइज़ मैं देख रही थी कि मुझे छोटा मिल जाए तो मैं वो ले लूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं टारगेट आई थी लेने के लिए बॉडी वॉश, मेरा जो छोटा बेटा है उसके लिए।
मे बी मैं ये बात इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से और भी माएँ ऐसी हों जिनको मेरी तरह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। हुआ कुछ यूँ है कि कुछ अरसे से मेरे बेटे की बॉडी पे बहुत ड्राइनेस हो रही थी, तो वो वैसे ही लोशन लगा देना, जैसे होता है कि मम्मा इच कर रहा है, मैंने लोशन लगा देना या वैसलीन लगा देनी। अच्छा, मैंने अपने बच्चों पे हमेशा अवीनो के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, उसके अलावा मैंने कोई प्रोडक्ट्स नहीं लिए थे। उन दिनों जॉनसन एंड जॉनसन्स का वो कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो फिर मैं टू बी ऑन सेफ साइड मैंने वही यूज़ करती रही थी, अवीनो ही। तो कुछ अर्सा पहले मैंने आल्टी पे देखा कि उनका बेबी वाश है, मैं वो ले आई, मुझे अच्छा लगा, उसकी पैकिंग वगैरह अच्छी लगी, मैं वो ले आई, बच्चों को यूज़ किया, किसी को उससे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, वो सस्ता भी था, तो मुझे लगा कि अच्छा है, तो आइंदा मैं यही लेकर आया करूँगी। अब तकरीबन 1 माह हुआ है या उससे शायद कम या ज़्यादा टाइम हो गया है कि उन लोगों ने उसकी पैकिंग चेंज कर दी है। मैंने देखा तो मैं फिर भी ख़त्म हुआ था तो मैं वहीं से ले आई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया इंग्रेडिएंट्स का। तो जब इसकी बॉडी पे ड्राइनेस शुरू हुई है, मुझे नहीं समझ आई, हम लोग कह रहे थे मे बी कारपेट की वजह से है, और भी बहुत चीज़ें हम सोच रहे थे। फिर मेरे जहन में आया कि मैं सोचना शुरू हुई कि मैंने क्या चीज़ चेंज की है ऐसी जो मैंने उसकी बॉडी पे न्यू यूज़ की हो। तो मुझे आया कि वो जो बॉडी वॉश मैं लेकर आई हूँ वो पैकिंग चेंज हुई है, प्रॉबली उसके इंग्रेडिएंट्स भी चेंज हों। तो मैंने चेक किया, उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज थे। सो वहाँ से किसी चीज़ से या तो उसको एलर्जी हुई है या उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़, हालांकि वो अल्कोहल फ्री है, या उन्होंने उसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे इतनी ड्राइनेस हो गई है। तो फिर मैं गई टारगेट पे, मैंने वहाँ से वही अवीनो की प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो एक्जिमा के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत फ़र्क पड़ा ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने से। हालांकि अभी चंद एक बार ही यूज़ किए हैं। पहले जो मैं लेकर आया करती थी, जो बच्चों पे यूज़ करती थी, वो नॉर्मल अवीनो की जो लाइन है वो मैं यूज़ करती थी, एक्जिमा थेरेपी नहीं यूज़ करती थी। तो मेरी एक फ्रेंड की बेटी को एक्जिमा था, तो मुझे याद आया कि वो यूज़ किया करती थी, तो चलो ये ट्राई करके देखती हूँ, और बहुत अच्छी हैं, बहुत उसको फ़र्क पड़ा है। तो बस ये इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हो सकता है आप लोगों में से भी कोई सिमिलर सिचुएशन से गुज़र रहा हो, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने से हो सकता है आप लोग भी इस प्रॉब्लम से निकल आएँ। ज़रूरी नहीं है कि अवीनो ही करें, क्योंकि हर एक को तो अवीनो सूट नहीं करेगा। तो जो चीज़ें डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले लें, उनको ट्राई करके देख लें कि क्या चीज़ सूट कर रही है। आई होप आपने मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, और मैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मिलूँगी, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।